हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रस्तावना क्या है, उसको कैसे समझना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है उसके विशिष्ट लक्षण, जो महत्वपूर्ण लक्षण है, उन पर हम चर्चा करेंगे कि वो लक्षण कैसे हैं। ठीक है, और उनको कैसे समझना है। तो सबसे पहली बात कही जाती है कि जो हमारा संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हैं। जैसे ब्रिटेन में संविधान है, वहाँ लिखित संविधान नहीं है। अमेरिका में संविधान है, बहुत छोटा है। और हमारा जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद कितने थे जो बन के तैयार हुआ था? 395। 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। भाग 22 ही हैं अभी भी। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। और अनुच्छेद 450 से ऊपर निकल गए हैं। ठीक है, तो ये है कि हमारा जो बना था तब ये कहा गया था कि हमारा जो संविधान है सबसे विस्तृत है। अगर सबको मिला लिया जाए तो हमारा संविधान क्या है? सबसे बड़ा है संविधान। अब आगे हम देखते हैं, अगला क्या है? विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है। हमने जो संविधान बनाया वो विभिन्न स्रोत हैं, उसमें विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, मतलब हमने हर जगह से उठाया। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारा ज़्यादातर संविधान लिया गया है, लेकिन इसके बजाय बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे हमने लिया है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं मूल चीज़ें क्या हैं। विभिन्न संविधानों के संचित अनुभवों का समावेश। हमने जो अपना संविधान बनाया तो हमने विभिन्न जो देश थे उसमें जो स्थितियां बनी थी सबको समझ के बनाया है। तो संविधान जो अपना बनाया गया है उसमें क्या है कि हमने किसी देश को कॉपी नहीं किया है। हमने बहुत सारे देशों का अनुभव, उनका अनुभव कैसा रहा, या हमारे देश के लिए वो फिट है या नहीं है, या क्या समस्याएं आगे हो सकती हैं, इन पे बहुत गहन विचार किया गया। उसके बाद हमने उन चीज़ों को लिया है। जो भी चीज़ें जहाँ से ली गई हैं उन पे हमने बहुत गहन किया, उसके बाद उनको रखा है। इसके बाद आता है समस्याओं का अनोखा होना। ये पॉइंट ऐसा है कि हमारे देश की समस्याएं ऐसी थीं कि ना तो यहाँ एक धर्म है, ना तो यहाँ एक भाषा है, और ना तो यहाँ एक संस्कृति ही है। तो हमारा मेल जोल कैसे हो? इसलिए हमारे संविधान में बहुत अलग अलग तरह के प्रावधान करने पड़े। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रावधान करना पड़ा। इसी तरह से हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जिनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट वाले जो जितने भी हमारे स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम अलग से है, लेकिन 7 सिस्टर्स में और जितने भी अलग अलग तरह के, जैसे गोवा हुआ, अलग अलग राज्यों में जनजातियां हैं, फिर उनके लिए प्रावधान। तो क्या है, हमारी स्थिति ऐसी थी अनोखी, जिसलिए हमें सबके लिए प्रावधान करना पड़ा। और एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत आवश्यक है कि जितने भी हमारे समाज के मेंबर हैं उन सब का ध्यान रखा जाए। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा? साधारणतः ये स्वतंत्रता होगी ही नहीं अगर हम अपने हक के लिए दूसरों का हक मार रहे हैं तो। इसलिए इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया। अगला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है? इकाइयों के संविधान का भी सम्मिलित किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर इकाई है, इसके संविधान को हमने सम्मिलित किया। ठीक है, तो क्यों लंबा हुआ, इसका ये रीज़न है। अगला है प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय अधिकारों को सम्मिलित किया हमने। प्रवर्तनीय मतलब जिनको हम कोर्ट में लागू करा सकते हैं, जैसे हमारे मूल अधिकार हैं। अगर आपका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसको कोर्ट में लागू करा सकते हैं। तो प्रवर्तनीय का मतलब क्या हो सकता है? लागू, जिनको आप लागू करा पाएंगे। दूसरा है अप्रवर्तनीय, जिनको आप लागू नहीं करा सकते, जिसे होता है डीपीएसपी,
नीति निर्देशक तत्व इनको हिंदी में बोलते हैं। इनको आप कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि इनको आप लागू करवाइए, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे संविधान में, कहीं कहीं मूल अधिकार दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व नहीं दिए हैं, या मूल कर्तव्य नहीं दिए हैं। तो अपने यहाँ क्या है, हर इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुआ है। मान लो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके पास मूल अधिकार हैं, लेकिन आपके पास कर्तव्य भी हैं। तो कर्तव्य ऐसा नहीं कि लागू नहीं हो सकते, जिस कर्तव्य पे कानून बनेगा वो लागू हो जाएगा। जिस कर्तव्य पे नीति निर्देशक तत्व बन जाएगा, जिस नीति निर्देशक तत्व पे कानून बन जाएगा, वो नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर हावी होगा। तो क्या है कि आपको ये समझना है कि हमने प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय दोनों तरह के अधिकारों को सम्मिलित किया है। इसके बाद आता है लचीला अधिक कठोर कम। लचीला अधिक मतलब हम अपने संविधान को प्रगतिशील बनाए हैं कि हम उसमें कभी भी बदलाव ला सकते हैं, कभी भी उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। अगला है संविधान संशोधन का समावेश। हमने संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 368 के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है लिखित संविधान और संसदीय प्रभुता की संगति। लिखित संविधान है, बिल्कुल है। संसदीय प्रभुता की संगति है, हाँ। संसदीय प्रभुता थोड़ी बहुत झलकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को हटाना है तो संसद हटाएगी, राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद हटाएगी, सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को संसद पलट सकती है कानून बना के, ठीक है। तो ये संसदीय प्रभुता है, लेकिन संपूर्ण प्रभुता नहीं है, क्योंकि कुछ कानूनों को, जो कानून मौलिक अधिकार का हनन कर रहे होंगे या संविधान की दर्शन के खिलाफ होंगे, उनको वो 0 करार दे सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए संपूर्ण प्रभुता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ इनकी चलती है। अगला है न्यायपालिका को संरक्षक की भूमिका। हमारा संविधान कहता है कि न्यायपालिका जो है वो संरक्षक रहेगा, संविधान का संरक्षक है न्यायपालिका। और राष्ट्रपति क्या है? परिरक्षक है, संरक्षक है और प्रतिरक्षक है, तीनों ही है राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? संरक्षक। वो व्याख्या भी करेगा, अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वही व्याख्या करने का अधिकारी है। कौन? न्यायपालिका। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन और संसदीय सर्वोच्चता के बीच समझौता। न्यायिक पुनर्विलोकन हमारा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 13 में दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा या मौलिक अधिकारों के खिलाफ या उसको कम करेगा या उसको ख़त्म करेगा या उसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करेगा, अगर वो उसके असंगत है, मतलब मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? 0। वो 0 हो जाएगा। ये इसमें कहा गया है न्यायिक पुनर्विलोकन में। और न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों करते हैं। संसदीय सर्वोच्चता की भी समझौता है। संसदीय सर्वोच्चता आपके पास है, आप संसदीय रूप से सर्वोच्च है, लेकिन आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आप इस तरह के कार्य नहीं कर सकते, यही समझौता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का क्या मतलब है? 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है संघीय व्यवस्था और एक होती है परिसंघ। ठीक है, इनको हम कंपेरिजन से समझ लेंगे। संघीय व्यवस्था में साधारण तरह से दो तरह के होते हैं, 2 तरह का सिस्टम है संघीय व्यवस्था में। क्या है? एक तो ये होता है कि राज्य जो सारे हैं वो आपस में मिलकर एक समझौता करते हैं और एक तीसरे पर्सन को अपनी शक्तियां देते हैं, कुछ शक्तियां देते हैं मिलजुल के साथ रहने के लिए, जैसे रक्षा हुआ, ठीक है, भूमि हुई या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हुए, दूरसंचार हुए, मतलब कुछ कुछ अधिकार उनको दे दिए जाते हैं सेंट्रल को, और बाकी अधिकार जो अवशेषी शक्तियां होती हैं वो रहती हैं राज्यों के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है परिसंघ। संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि 2 तरह के संघीय व्यवस्था होते हैं, एक तो हमने आपको परिसंघ बताया, ये मिला जुला वाला। दूसरा होता है राज्यों का संघ, जैसे अपना इंडिया है। भारत में क्या है कि भारत का जो संघ है उसमें राज्यों ने समझौता नहीं किया है, उसमें क्या है, केंद्र सरकार ने राज्य बनाए हैं, तो राज्यों को अलग होने की जो स्वतंत्रता है वो संघ में नहीं होती है।
लेकिन परिसंघ में ये स्वतंत्रता होती है। जैसे जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूएन या फिर ईयू, ये परिसंघ हैं। इसमें आप अपनी सहमति जब तक देते हैं तब तक वहाँ हैं, और जैसे ही आप अपनी सहमति वहाँ से हटा लेते हैं, आप वहाँ के सदस्य खत्म, और आपके सारे अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं, और उनके आप पे भी अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जैसे अभी ब्रिटेन अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, तो परिसंघ का एक ढांचा उस तरह का होता है, ठीक है। जैसे कहा जाता है स्विट्जरलैंड में है अभी, लेकिन अब अलग होने की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। पहले यूएस में भी था कि आप अलग भी हो सकते हो, जुड़ भी सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है व्यवहार में। तो संघीय व्यवस्था होती है जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा रहता है कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करोगे, आप इन शक्तियों का। जैसे अपने देश में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो केंद्र सूची में जो विषय दिए गए हैं वो केंद्र सरकार के पास है, और राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं वो राज्य सरकार के पास। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं वो दोनों यूज करेंगे। तो ये साधारण तौर पर अपना एक ढांचा है संघीय व्यवस्था। अगर ये पूछा है कि भारत की व्यवस्था किस तरह की है, एकात्मक है, परिसंघ है या संघीय, तो संघीय है, ठीक। अब एकात्मक व्यवस्था क्या होती है? एकात्मक व्यवस्था होती है जिसमें एक ही सरकार होती है। जैसे एक केंद्र की सरकार है, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस पे रूट लेवल तक काम होता है। जैसे चाइना में है, रूस में है, ब्रिटेन में भी है। तो ये सारी एकात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें एक ही शासन होता है, ठीक। अगला होता है, इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बिना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब हमने उनको आरक्षण नहीं दिया है सांप्रदायिक तौर पर, और एक साधारण तौर पर सबको समान माना है, सामान्य के आधार पर वो कर सकते हैं। अगला हमने दिया है इनको पॉइंट, सार्वजनिक मताधिकार। सार्वजनिक मताधिकार हमने दिया ही है सबको, ठीक है। सभी लोगों को एक अपना वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, ये तो दिया ही गया है संविधान में। अगला है संसदीय शासन के साथ निर्वाचित राष्ट्रपति का संयोजन। ये हमें बताता है गणतंत्र। कल भी हमने आपको बोला, लेक्चर दिया था, बताया था प्रस्तावना के बारे में, तो हमने गणतंत्र और राजतंत्र पर चर्चा की थी, ठीक है। अगला है एकिकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली। एकिकता का मतलब होता है कि आप एकात्मक शासन की तरफ जा रहे हो। जैसे अपने यहाँ क्या है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य की शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं, या फिर आपातकाल लगता है तो राज्य की शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक एक हो जाता है। दूसरी बात ये कि अवशेषी शक्ति हमारे केंद्र के पास है, केंद्र ज़्यादा मजबूत है। अवशेषी शक्तियों का मतलब होता है कि जो शक्तियाँ 3 सूचियों में, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं लिखी हैं, उन अवशेषी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करेगा अगर कभी आवश्यकता पड़ती है। हमने कुछ विषय बना दिए कि इस विषय पे ये काम करेंगे, इस विषय पे ये काम करेंगे, लेकिन जो विषय तो हमारे संज्ञान में नहीं थे लेकिन आज वो विषय हैं, तो उन विषयों को कौन इस्तेमाल करेगा? इनको बोलते हैं अवशेषी शक्तियाँ, जो अवशेष रह गई। अब इनका यूज कौन करता है? इनका यूज करता है हमारा केंद्र सरकार, ठीक है। तो इसलिए हम कहा जाता है कि हम एक ही व्यवस्था है हमारी, एकात्मक। अगला है राज्यों का पुनर्गठन। एक ही व्यवस्था में क्या होता है कि राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार किसको है? केवल संसद को है। अभी हम आगे जब भाग 1 पे जाएंगे तो आपको बताएंगे कि राज्यों के पुनर्गठन कौन करता है और किसको अधिकार होता है, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि संविधान के स्रोत हैं, जो हमने संविधान में चीज़ें रखी हैं वो हमने ली हैं ना कहीं से ली हैं, तो किन किन जगहों से क्या क्या चीज़ें ली हैं ये हमें समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ से ली हैं और उनका मतलब क्या है। देखिए, जैसे भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया, जो पहला पॉइंट है, अधिकांश भाग कहाँ से लिया हमने? 1935 के अधिनियम से, ठीक है। कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से लिया है। 1935 का अधिनियम
से हमने पूरा ढांचा लिया है कि कैसे कैसे हमारा संविधान जो बना है वो ज़्यादातर पार्ट हमने यहीं से लिया है। दूसरा है ब्रिटेन के संविधान द्वारा क्या क्या लिया गया है, देख लेते हैं। ब्रिटेन के संविधान द्वारा लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है, ये एक संसद होगी, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, तीनों संसद के भाग हैं। जो ये पूरी प्रणाली है वो हमने ली है ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब कोई भी विधि से, कानून से ऊपर नहीं होगा। कुछ उन्मत्तियां छोड़ के, कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, ये अपने कार्यकाल के दौरान इनको उन्मुक्तियां हैं, ठीक है। तो इनको छोड़ के कोई भी विधि कानून से ऊपर नहीं होगा। जितने भी लोग होंगे वो कानून के दायरे में ही रह के काम करेंगे। अगला है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। जो मंत्रिमंडल जो प्रणाली है, जिसमें मंत्रिमंडल बनाते हैं, उस पर कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे अपने यहाँ मंत्रिमंडल प्रणाली है तो इसमें कितने परसेंट तक हम मंत्री बना सकते हैं, कितने प्रतिशत तक, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो है 15%। लोकसभा की जितनी संख्या है उसके 15% तक का बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट एकल नागरिकता। अगर ये पूछा जाए एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, ठीक है, तो एकल नागरिकता हमने ली है ब्रिटेन से। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। द्विसदनी प्रणाली, हमारी द्विसदनी प्रणाली वहीं से ली गई है। क्वेश्चन अलग अलग तरह से आते हैं। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया भी हमने वहीं से ली है। विधायी प्रक्रिया मतलब कानून को पास करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे विधेयक पास किए जाएंगे। अगला है संसदीय विशेषाधिकार। संसद के सदस्यों के और संसद के अपने कुछ विशेषाधिकार हैं, कुछ सामूहिक विशेषाधिकार हैं, कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार में वो आते हैं जो एक सांसद अपना व्यक्तिगत तौर पर उसका अधिकार होता है। सामूहिक विशेषाधिकार जो संसद का होता है वो ये होता है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग अपने सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं, उनके हनन पे कार्रवाई की जा सकती है। अगला है परमालेख। परमालेख मतलब याचिकाएं होती हैं, रिटें होती हैं, जो अलग अलग कोर्ट अलग अलग समय पर यूज करते हैं। उनको हम आप बताएंगे, आपको बताएंगे जब हम आपको मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन से मूल रूप से क्या दिया गया, हमारा पूरा ढांचा संसदीय प्रणाली है, उसके सदन है, द्विसदनी जो सदन है, संसदीय विशेषाधिकार है, परमालेख, ये सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। अमेरिका से संविधान में क्या लिया गया, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो क्या उद्देशिका का विचार। हमने आपको कल भी बताया था कि उद्देशिका का जो उद्देशिका है वो ली गई है कहाँ से, सॉरी, तो उद्देशिका जो है वो हमने ली है, उद्देशिका जो का जो विचार है वो हमने लिया है कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। अगर पूछा जाए कि उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन हमने आपको बताया क्या होता है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों की असंगत है तो उसको जीरो करार दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी। अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकारों की बात हम करेंगे भाग 3 में। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति का हमने पद कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से नकल की है। जो ब्रिटेन का राजशाही है बिल्कुल वैसे ही अपना है राष्ट्रपति। अगला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाए जाने के लिए उपन भी हमने यही ली। महाभियोग की जितनी प्रक्रियाएं हैं, जैसे राष्ट्रपति है या फिर उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो हमने अमेरिका से लिए हैं। अगला आता है आयरलैंड का संविधान, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। जो नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, ये होते हैं किसी राज्य को ये बताने के लिए कि तुम्हें क्या क्या करना है, कैसे तुम्हें कल्याणकारी राज्य बनना है, समाज के लिए तुम्हें किन किन चीज़ों पर कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को करना है। मतलब एक समझ लो धार्मिक उपदेश है राज्य के लिए। अब माने या ना माने ये राज्य के ऊपर है। और ये कहा गया है
अगर राज्य इन चीज़ों को नहीं मानता है तो इसका जवाब जनता देगी। अगला होता है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, उससे क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो कहाँ से ली गई है। अब राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पे, हाँ वो है इनकी। अगला है राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन। अगर ये पूछा जाए राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन होता है, जो मनोनीत किए जाते हैं, वो कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है इसके बाद कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अगर ये पूछा जाए कि अपनी जो संघीय व्यवस्था है वो किससे मिलती जुलती है, किससे ली गई है, किससे मैच खाती है, ठीक है, तो ये है हमारी कनाडा की। कनाडा में भी बिल्कुल यही सिस्टम है, पूरा का पूरा जो अपने यहाँ है वही कनाडा में है, ठीक है। अगला है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अगर ये पूछा जाए कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है, लेकिन ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। केंद्र अपनी मर्जी से राज्यपाल बनाता है, हटाता है, ठीक है, पूरी उसको आज़ादी है। अगला है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय अवशेष शक्तियों के केंद्र में निहित होना, ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय है वो कहाँ से लिया? हमने कनाडा से लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक सुरक्षित रखता है राज्य का राज्यपाल, वो हमने कहाँ से लिया? वो भी हमने लिया कहाँ से? कनाडा से लिया है। अगला पॉइंट करेंगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका मतलब ये है कि जब कोई विधेयक एक सदन में पास होता है, दूसरे सदन में पास नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब तक वो दोनों सदनों में पास नहीं होगा तब तक क्या होगा? वो कानून नहीं बन पाएगा। तो अगर किसी सरकार में मान लो कि लोकसभा में उसके पास बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, राज्यसभा में विपक्षी पार्टी के पास बहुमत है, तो क्या होगा कि दोनों पार्टियां कभी भी कानून बना ही नहीं पाएंगी। जब राज्यसभा से पास होकर आएगा तो लोकसभा में फेल हो जाएगा, लोकसभा में पास होकर आएगा तो राज्यसभा अपना बहुमत नहीं देगी। तो क्या है, इन कंडीशन में कुछ कंडीशन में हम संयुक्त बैठक करते हैं। साधारण विधेयकों में, संविधान संशोधन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, धन विधेयक में भी नहीं होता है। तो क्या है, संयुक्त बैठक क्या है कि कानून को पास करवाते हैं। अब जैसे लोकसभा में सीटें हैं 545, राज्यसभा में है 245, तो जिसका लोकसभा में बहुमत होगा वो तो जीत ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कानून पास किए जा सकते हैं। अगला है उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका की भाषा हमने आपको बताया कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य, और ये सबसे ज़्यादा आता है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची, ये भी बहुत आता है, कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची को बोलते हैं उभयनिष्ठ सूची या दोनों के लिए सूची, घुमा के बोलेंगे तो ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अगला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, वित्तीय आपात को छोड़कर, ठीक है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकालीन उपबंध लिए हैं। जो हमारे आपातकालीन उपबंध उसको बोलते हैं बीमर का संविधान जो था पहले, उससे ही लिए हैं हमने, ठीक है। अगला है जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जहाँ कहीं आपने लिखा हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मूल अधिकारों में मिलेगा, तब बात करेंगे हम। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे आपको दिया गया, मान लो कि आप अबाध विचरण कर सकते हैं, लेकिन आगे लिखा होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया हमने। अब सबसे बड़ी चीज़ है जो हमने संविधान संशोधन करेंगे वो कहाँ से लिया है? संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 3 तरह के न्याय दिए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो हमने सोवियत संघ से लिए हैं, जो वर्तमान रूस है। अगला क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य क्या है और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है वो नागरिकों पे है, नागरिकों के धार्मिक उपदेश हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, जैसे राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, राष्ट्रीय स्मारकों का आदर करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। आज के लिए